आज मैं आपको कांग्रेसी लोकतंत्र का मतलब समझाता हूं। अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी को और उनके साथ साथ पूरी मोदी जाति को गाली दे दे तो वो चलेगा। सुन लीजिए, ये सब मोदी 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 कैसे है? सब चोर। इस गाली गलौज पर अगर उन पर कानूनी कार्रवाई हो जाए और उस पर भी अगर कोई पीएम मोदी को सीधे गाली दे दे तो वो भी चलेगा। अरे कायर है इस देश का प्रधानमंत्री, अहंकारी है। अगर राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा को कॉपी करते हुए पवन खेड़ा पीएम मोदी के पिता को भी गाली दे दे तो वो भी चलेगा। नरेंद्र दामोदर दास मोदी को क्या प्रॉब्लम? गौतम दास है दामोदर दास सॉरी, नाम भले दामोदर दास है, काम गौतम दास है। अगर पवन खेड़ा इस देश के प्रधानमंत्री को सीधे चुनौती दे दे, धमकी दे दे तो वो भी चलेगा। सुन लीजिए, मत भूलिए हम भी कुछ राज्यों में सरकार में हैं, आने भी वाले हैं, 24 भी आ रहा है, मौसम बदलता है। ये सलाह प्रधानमंत्री को भी है और उन अफसरों को भी है जो उनके हाथ में आज खिलौना बने हुए हैं। हमारी शराफत को हमारा गहना मानो, हमारी कमजोरी मत मानो। हम भी कभी आएंगे और जहां हैं वहां भी कुछ दिखा सकते हैं। और कांग्रेस अगर दोस्तों सांसदों और मंत्रियों को धमकी दे दे तो वो भी चलेगा। वो सब लोकतंत्र है। जिन सांसदों ने और अभूतपूर्व मंत्रियों ने इस वीडियो को अभी भी अपने सोशल मीडिया पर रखा है वह भी आज सुन लें। बैठे होंगे हैदराबाद में, वह भी ध्यान से सुन लें, देखते रहें हमारी कार्रवाई। आने वाले दिनों में उनके साथ कानून सम्मत कैसी कार्रवाई की जाती है, भारतीय जनता पार्टी नागपुर तक सबको याद रखा जाए। इसमें कानून सम्मत जो शब्द है ना दोस्तों, उस पर ध्यान दीजिएगा। वो अपनी सरकार आने का इंतजार करते हैं। कोर्ट कचहरी पर क्या भरोसा, वो तो राहुल गांधी में आपको दिख चुका है, लेकिन उनको अपनी सरकार के आने का इंतजार होता है। लेकिन अगर किसी ने भूल चूक से राहुल गांधी को छेड़ दिया तो नहीं चलेगा। ये लोकतंत्र का अपमान है। अब वो चाहे भाजपा का ही कोई बड़ा नेता क्यों ना हो। और ऊपर से कांग्रेस ये भी मजे लेती है कि एक ही एफआईआर हुई है, बहुत सारी होनी चाहिए थी। जरा सुनिए ना। एक ही हुई, ये अच्छी खबर नहीं कि एक ही हुई, बहुत होनी चाहिए। फिर तो हम सबको दोस्तों ये मान ही लेना चाहिए कि कांग्रेस के सांसद ने जो बात कही है वही सही है। राहुल गांधी के परिवार के लिए कानून अलग होना। आज के वीडियो में दोस्तों लोकतंत्र के इसी अर्थ को नए सिरे से तलाशने की कोशिश करूंगा। साथ ही ये भी बताऊंगा कि राहुल गांधी पर बोलने पर, ट्वीट करने पर जब भाजपा नेता के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया है तो इस मामले में कैसे कांग्रेस ने खुद के लिए एक बड़ा पिटारा खोल दिया है और उस पिटारे से ऐसी ऐसी चीजें निकली हैं जो पूरे देश को हैरान करने वाली हैं। आज के वीडियो में यही डिकोड कर रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। सबसे पहले मैं आपको खबर दिखा देता हूं बिना किसी भूमिका के। खबर यह है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के प्रमुख अमित मालवीय के खिलाफ कांग्रेस की सरकार में, कर्नाटक में, बेंगलोर में कांग्रेस नेता ने ही एफआईआर दर्ज कराई है। ये शिकायत कांग्रेस नेता रमेश बाबू की शिकायत के बाद बेंगलुरु के हाई ग्राउंड्स थाने में दर्ज कराई गई है। और मालवीय पर आरोप क्या है जानते हैं? राहुल गांधी पर उन्होंने एक ट्वीट किया था, उसी में आरोप लगाया गया और उसी मामले में ये शिकायत दी गई है। जो कांग्रेस के रमेश बाबू हैं, उनकी शिकायत के बाद जो धाराएं लगाई गई हैं वो हैं आईपीसी की धारा 153A, 120B, 505(2) और 34 के तहत ये एफआईआर दर्ज कराई गई है। वैसे जानते हैं दोस्तों, आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि ये मामला अभी का नहीं है। मतलब मामला तो अभी 1-2 दिन पहले दर्ज हुआ, लेकिन उसके कई दिन पहले, बल्कि हफ्ते भर से ज़्यादा पहले कर्नाटक में जो मंत्री हैं और मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे प्रियांक खड़गे इसी मामले को लेकर अपने राज्य के बेंगलुरु में एक थाने में पहुंचे थे और उनके साथ यही रमेश बाबू भी शामिल थे। मल्लिकार्जुन खड़गे के बेटे और कर्नाटक में मंत्री प्रियांक खड़गे ने सिर्फ आईटी सेल प्रमुख
अमित मालवीय के खिलाफ ही मामला दर्ज नहीं कराया, शिकायत दर्ज नहीं कराई थी, बल्कि उन्होंने तो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा और चंडीगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण सूद के खिलाफ भी पुलिस में शिकायत की थी। अब मामला क्या है ये भी समझ लीजिए। मामला ये है कि अमित मालवीय ने 17 जून को ट्विटर पर एक वीडियो शेयर किया था और इस वीडियो के कैप्शन में उन्होंने लिखा था, राहुल गांधी खतरनाक हैं और एक कपटी खेल खेल रहे हैं। बेसिकली एनिमेशन वगैरह बनाया हुआ था और उसमें राहुल गांधी की आवाज़ जैसा डाला गया और ये बताया गया कि कैसे वो एंटी नेशनल काम कर रहे हैं। लेकिन जानते हैं इस मामले के साथ ही जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और केंद्र सरकार में मंत्री स्मृति ईरानी जो अमेठी में उनको हरा चुकी हैं, वो तमाम कागजात को लेकर के, तमाम चीज़ों को लेकर, दस्तावेज को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में अवतरित हुए और फिर उन्होंने जो खुलासा किया वो वाकई में कांग्रेस के लिए गले की हड्डी बनने वाला है, क्योंकि ये मामला तो उन्होंने ही छेड़ा है ना। और जानते हैं स्मृति ईरानी ने बताया, फोटोग्राफ्स लेकर आई थी कि कैसे जॉर्ज सोरोस से संबंध रखने वाले व्यक्ति के साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की है। एक बयान सुनाता हूं, सुन लीजिए। सलील शेट्टी नाम के एक सज्जन ने, जो ग्लोबल उपाध्यक्ष हैं ओपन सोसाइटी के, जॉर्ज सोरोस के संस्थान हैं, उनके साथ राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की। और इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी बताया कि राहुल गांधी ने जिनका सहारा लेकर मीटिंग की उनका संबंध जमाते इस्लामी के साथ है। सुन लीजिए कि जिनका सहारा लेके उन्होंने मीटिंग की उनका संबंध जमाते इस्लामी के साथ है, जिनके साथ उन्होंने मीटिंग की उनका संबंध जॉर्ज सोरोस से है। अब जॉर्ज सोरोस कौन है दोस्तों, ये क्या बताने की ज़रूरत है। मीडिया में तो कितनी चीज़ें आ चुकी हैं और मैं खुद आपके सामने कई बार बता चुका हूँ। जॉर्ज सोरोस भारत में जो राष्ट्रवाद की भावना है ना, उसके खिलाफ है, वो उसे तोड़ना चाहता है। उसने प्रधानमंत्री मोदी को सत्ता से हटाने का संकल्प ले रखा है। उसे पैसों का घमंड है, वो दुनिया का सबसे रईस व्यक्तियों में से एक है और उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भारत की जनता क्या चाहती है। उसे इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि भारत का लोकतंत्र जिस तरीके से काम करता है, स्वतंत्र तरीके से, वहाँ जनता ने प्रधानमंत्री मोदी को चुना है, बल्कि उसने ये तय किया और उसने खुली तौर पर पूरी दुनिया को बताया है कि वो अपने पैसे के दम पर मोदी को सत्ता से हटाकर रख देंगे। और अब तो ये जग जाहिर है दोस्तों कि राहुल गांधी ने किस प्रकार विदेश जाकर भारत के लोकतंत्र को बदनाम किया और फिर विदेशी ताकतों को भारत में हस्तक्षेप करने की मांग की। लेकिन आप आश्चर्य करेंगे, कितनी सारी बातें हो गई, ये सारी चीज़ें सामने आ गई, लेकिन जब डिबेट होता है ना, तो कांग्रेस के प्रवक्ता जानते हैं इस बात को, मतलब मानते हैं, कहते हैं, खुलेआम कहते हैं कि हाँ, भारत के अंदरूनी मामलों पर बोलने के लिए अगर दूसरे देशों को कहा जाए तो गलत नहीं है। मतलब ये जो विदेशी ताकतों को भारत के इंटरनल मैटर्स में हस्तक्षेप करने की मांग कर रहे हैं, उसे ये सही साबित करने में जुटे हैं। बयान सुन लीजिए। There's nothing wrong in urging other countries to speak against what is happening in India. अब आप असली बात पर आइए दोस्तों, बड़ा गंभीर है और ये भारतीय जनता पार्टी के जो लोग हैं ना, उसको गंभीरता से देखने की ज़रूरत है। अगर आपके चाहने वाले ही आप पर सवाल उठाते हैं तो इसकी भी कोई वजह है, उस बात को समझने की ज़रूरत है कि भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल के हेड अमित मालवीय ने एक पॉलिटिकल हमला किया तो उन पर कांग्रेस शासित राज्य में एफआईआर दर्ज हो गई। चलो कोई बात नहीं, लेकिन ज़रा सोचिए, इस देश के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री को सिर्फ कांग्रेस के लोगों ने ही, जो मैं डेटा देख पा रहा हूँ, 95 गालियाँ दी हैं, 95। लेकिन आप ज़रा बताइए, कहीं उस पर एफआईआर दर्ज हुई क्या, होनी चाहिए क्या? अगर कांग्रेस ऐसा करती है तो भारतीय जनता पार्टी वालों से भी सवाल तो पूछना चाहिए ना कि उस पर कहाँ हुई, क्यों नहीं हुई, होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। लेकिन इसके बाद भी मज़े की बात देखिए
कि यही कांग्रेस के लोग ये नैरेटिव फैलाने में लगे रहते हैं कि मोदी राज में तो लोकतंत्र खत्म हो गया। वैसे जब मैं आपको दोस्तों कांग्रेस की धमकी वाली राजनीति दिखा रहा हूं तो ये भी याद रखना जरूरी है कि कांग्रेस के इसी पॉलिटिकल कल्चर को बाकी दलों ने भी अपना लिया है। लेकिन ये मामला राजनीतिक से ज़्यादा भ्रष्टाचार का लगता है। क्यों जानते हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने जांच एजेंसियों को जांच करने की, भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस अपनाने की खुली छूट दे रखी है। एक छोटा सा बयान सुनाता हूं। करप्शन के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए राजनीति की इच्छा शक्ति में कोई कमी नहीं है। अब जाहिर है दोस्तों, जब बाकी दलों को, बाकी नेताओं को यह लग गया कि मोदी जी अब रुकने वाले नहीं हैं, तो धमकी का खेल शुरू हो गया। और देखिए ना, बिहार में कांग्रेस के साथी, जो महागठबंधन के साथी हैं, आरजेडी के नेता उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तो सीधे सीधे अफसरों को धमकी देते हुए कहते हैं कि क्या उन्हीं की सरकार हमेशा रहेगी, हमारी जब सरकार आएगी तो हम बदला लेंगे। सुन लीजिए। क्या सीबीआई वालों के माँ बेटे नहीं है, उनका परिवार नहीं है? क्या वो हमेशा सीबीआई ऑफिसर रहेंगे? क्या वो रिटायर्ड नहीं होंगे? क्या सत्ता में हमेशा एक ही की सरकार रहेगी? क्या संदेश आप लोग देना चाहते हैं? और इतना ही नहीं, अभी जो पटना में बैठक हुई थी उसमें ममता बनर्जी भी थी। वो तो कभी कांग्रेस के साथ दूरी बनाती हैं, कभी नज़दीकियां हो जाती हैं, लेकिन वो भी इस मामले में खुलकर कहती हैं कि हम भी सीधा सीधा उन्हीं अधिकारियों पर मुकदमा करेंगे जो हमारे खिलाफ जांच कर रहे हैं। आप ये रिपोर्ट देखिए। हैव करप्शन केसेस अगेंस्ट सीबीआई, ईडी, बीएसएफ, ममता वॉर्न्स सेंट्रल एजेंसीज ऑफ टिट फॉर टैट एक्शन। टिट फॉर टैट। और एक बात दोस्तों, सभी लेफ्ट लिबरल नेताओं की सोच में है कि वो प्रधानमंत्री मोदी पर ये कहकर दबाव बनाना चाहते हैं कि यदि हमारे खिलाफ कार्रवाई जारी रही तो हमारी सरकार बनते ही हम भी आपके खिलाफ ऐसे ही सीबीआई और ईडी को लगा देंगे। मैं तो आपको एक बयान भी सुना चुका हूं कांग्रेसियों का, लेकिन ये बात उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी कहते हैं। लेकिन एक बात क्लियर है दोस्तों कि प्रधानमंत्री मोदी इन धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। वैसे तो आपको उनका एक बड़ा ऐतिहासिक बयान है जिसमें वो कहते हैं कि मैंने इन भ्रष्टाचारियों का इतना नुकसान पहुंचाया है कि अगर इन्हें मौका मिल गया तो ये मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। ये बात पीएम मोदी जानते हैं, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने भ्रष्टाचार के खिलाफ जो सौगंध ले रखी है, जो संकल्प ले रखा है, उन्होंने साफ कर दिया है कि घोटालेबाजों के खिलाफ कार्रवाई होती रहेगी। और ये बिल्कुल हाल का बयान है भोपाल वाला, सुन लीजिए। अगर उनकी घोटाले की गारंटी है तो मोदी की भी एक गारंटी है और मेरी गारंटी है हर घोटालेबाज पर कार्रवाई की गारंटी। और सिर्फ अधिकारियों को खुली छूट दे रखी है ऐसा नहीं है, बल्कि राजनीतिक रूप से जनता को जागरूक करने के लिए जो राजनीतिक कमान है वो भी खुद ही संभाल रखी है। और ये पहली बार है दोस्तों जब नाम लेकर उन्होंने भ्रष्टाचार के मामले में एक एक परिवार के कारनामे को उजागर किया है। अगर आपने ये बयान नहीं सुना है तो सुन लीजिए। ये बयान जो है ना बहुत बड़ा संकेत देता है। सुन लीजिए इस बयान को। गांधी परिवार के बेटे बेटी का विकास करना हो तो फिर कांग्रेस को वोट दीजिए। आपको मुलायम सिंह जी के बेटे का भला करना है तो फिर समाजवादी पार्टी को वोट दीजिए। अगर आप लालू परिवार के बेटे बेटियों को उनका भला करना चाहते हो तो आरजेडी को वोट दीजिए। आपको शरद पवार जी की बेटी का भला करना हो तो आप एनसीपी को वोट दीजिए। आपको अब्दुल्ला परिवार के बेटे का भला करना हो तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस को वोट दीजिए। आपको करुणानिधि जी के बेटे बेटियों पोते पोतियों का भला करना हो तो डीएमके को वोट दीजिए। आपको के चंद्रशेखर राव की बेटी का भला करना हो तो आप बीआरएस को वोट दीजिए। साथियों, कुल मिलाकर अभी आपने इतने सारे बयान देखे, मामले देख लिए। अगर कांग्रेस को यह लगता है कि वो धमकी देकर, मामला दर्ज करके
राजनीतिक रूप से जीत हासिल कर लेंगे तो वो बहुत बड़ी गलतफहमी में है, क्योंकि जिस कर्नाटक में उसे अच्छी खासी जीत मिली है, वहाँ की जनता ये भी देख रही है कि वहाँ के मंत्री जीतने के बाद अपने एजेंडे को, जो उन्होंने वादा किया है, उसे पूरा करने की जगह किस मिशन में लग गए हैं। और ये बात अगर जनता को याद है दोस्तों, तो 2024 भी तो नज़दीक है ना, और कांग्रेस को ये सब समझने के लिए ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि अपने ही राज्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, ये सब देखना चाहिए, क्योंकि पिछली बार तो यहाँ विधानसभा में इनकी जीत हुई थी, लेकिन लोकसभा में क्या हुआ? राजस्थान में एक भी सीट नहीं मिली और मध्य प्रदेश में भी नहीं के बराबर ही थी। तो कांग्रेस इस बात को अगर भूल गई है तो उसे याद रखना ज़रूरी है। इस देश में जो मालिक है ना, वो नेता नहीं है, वो देश की जनता जनार्दन है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।